एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार 15 से 20 मिनट टाइम निकाल कर बिल्कुल देख कर जाएँ। आपकी फुल गारंटी है कि आप बुक के सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर, ये ऑफलाइन क्लासेस की प्रचार है दोस्तों, तो एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक है ना। तो बात यही है सिंपल सी कि देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे, समझ में भी आए और अच्छा से आप लोग एग्ज़ाम में जाकर लिख पाएँ। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या पूछ लिए जाएंगे, इस पे थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है। सिंपल लिविंग, ध्यान दीजिएगा। क्या जी? सिंपल लिविंग। तो सिंपल लिविंग में क्या चीज़ सिंपल लिविंग होगा, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये जो चीज़ है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये कहना क्या चाहता है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखते हैं कि सिंपल लिविंग में होता क्या है। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से हम लोग को समझना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग द बेसिस ऑफ डैश। तो आप लोग जानते हो पहला जो चैप्टर है महात्मा गांधी ने लिखा है दोस्तों, जिसका चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो याद रखिएगा ये उसी टॉपिक से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है ना। यानी बेसिस कहा जाए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की है। मैं आपको बता दूं कि ये लाइन बहुत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस लाइन से, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है ना। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि परहैप्स वेयर वर रूलर्स ऑफ एशियंट। ये परहैप्स जो था ये कहाँ के शासक था, तो इजिप्ट। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत वीडियो को स्किप करके ना चले दोस्तों, एक बार समझ कर जाना है, बहुत अच्छा रहेगा। तो कह रहा है बहुत ही इजीली कुछ कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा कि प्लेन लिविंग हाई थिंग। ध्यान दीजिएगा दोनों में थोड़ा थोड़ा सा कॉमन चीज़ है, लेकिन एक पूछना क्या चाहता है, मोटो। मोटो ये आपको गाना याद रखिएगा, हाय मेरी मोटो वाला गाना तो सुना ही होंगे मेरे प्यारे बंधु। चलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपका एग्ज़ाम में। तो वीडियो को 10 से 20 मिनट टाइम निकाल कर देख के जाए, मैं फुल गारंटी देता हूँ मेरे भाई, अच्छा करके जाओगे, इसमें कोई टेंशन ना है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार बात क्या है। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग इज अ मोटो ऑफ डैश। तो वेस्टर्न फिलोसफर का ये मानना था, दार्शनिक का मानना था। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसी के जैसे एक सेम क्वेश्चन है, घुमा दिया गया, बात तो वही है। परहैप्स जो है कहाँ के शासक है जी, कहाँ के रूलर्स है। तो आप रूल्स लिखेगा या रूलर्स लिखेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आपका आंसर पर फोकस करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। यानी आखिरकार ये सिविलाइजेशन है वो किसका डेवलपमेंट करता है। तो ये डेवलपमेंट किसी और का नहीं, वो इंसान का ही करता है, जिसको हम बोलते हैं लोग, पीपल। क्या बोलते हैं, लोग या पीपल। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी इज वेंट टू चंपारण। चंपारण कब गए थे, तो आपको पता है कि चंपारण जो पूर्वी चंपारण मूवमेंट था, आंदोलन था, उसके दौरान जो उनका समय कब का था जी, 1917 का था। इस बात को एग्जाम में देख कर जाना है, एग्जाम में खास क्वेश्चन है, पक्का श्योर डिट्टो क्वेश्चन मैच करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं मेरे भाई। तुम अच्छा से पढ़ के जा, बहुत ही अच्छा करेगा, इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश रोमन राइटर्स। तो आंसर हो जाएगा ग्रीक। आप लोग याद रखिएगा, मैं फास्ट चलता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर स्पीच, उन्होंने भाषण अपना कब देता है जी, आई मीन्स कब देते हैं। तो याद रखना है आपको, थोड़ा सा और मैं बेसिक बता दूँ, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, भारत इज माई होम से, और उसके राइटर को और कोई और नहीं, ये जाकिर हुसैन है। याद रहेगा, भूलना मना है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की कुछ खास बातें की तरफ मैं बढ़ता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वो खास बातें क्या हैं देखते हैं। तो जाकिर हुसैन का पूछ रहा है कि बर्न कब हुआ था। ठीक है ना, तो आप हैदराबाद तो नाम सुने ही होंगे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, उनका जन्म हैदराबाद में होता है। पूछ रहा है कब हुआ था,
तो चलिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका क्या ऑप्शन देता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, उनका जन्म है 1897 में, याद रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डैश, और प्रेसिडेंट कब बने थे तो याद रखिएगा 1967 में बने हुए थे। जर्मनी ग्रियर जो है डैश राइटर है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन राइटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, तो मेरे भाई एग्जाम की तैयारी के लिए इसको देख कर जाना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी प्यारे बंधु देख रहे हैं, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आगे की लाइफ में किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करना हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। आगे की मैं बात करूं तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सोल्जर जी डैश, तो आप जानते हो वार पोएम है, ठीक है ना, तो इसमें कोई शक करने वाली बातें हैं ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश इज कवर्ड, आखिरकार ये मॉडर्न इंग्लिश कब से कब देखा जाता है, तो आपको याद रखना है 1500 की बात चल रही है। अब आते हैं सेट 2 की तरफ। सेट 2 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था, तो कोई और नहीं था मेरे भाई, वह कौन था, डॉक्टर राधाकृष्ण उनके रोल मॉडल थे। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है भारत इज माई होम, ओके इज रिटन बाई डॉट, तो अभी तक हम लोग चर्चा किए थे भारत इज माई होम का राइटर कौन है, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश सेड, किसने कहा था कि भारत इज माई होम, इट्स पीपल आर माई फैमिली मेम्बर्स, भारत मेरा, पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग जो हैं मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो आप जानते हो अच्छी तरह से मेरे बच्चे, ध्यान देना, सोनू मोनू थोड़ा बोर्ड पे आई मीन्स फोकस करो क्वेश्चन पे। ठीक है ना बच्चे, पढ़िए बहुत ही बेहतर तरीके से करो। ठीक है ना, मैं आपका इंग्लिश गाइडर विश्वजीत सर, जो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टू के ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ डैश, उन्होंने किसके प्रति वफादार, यानी किसके प्रति वफादार होने का वो शपथ लेते हैं, तो वह संविधान के, यानी संविधान में जो भी नियम कायदे कानून है उसका पालन ये अच्छे से करेंगे, इसमें उनका कोई नहीं है। ठीक है ना, तो इस बात को हमें याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका लिंग्विस्ट इमरजेंसी ऑलवेज टू डैश, आखिरकार वो बात ये है कि नानू काका लिंग्विस्ट थे, और लिंग्विस्ट के मतलब यहाँ पर चर्चा थोड़ा सा की गई इंग्लिश की, लेकिन लिंग्विस्ट आप जानते हो बहुत अच्छा, लिंग्विस्ट मतलब लिंग्विस्ट का अर्थ होता है बहुत भाषी। मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश भी अच्छे से जानते थे तभी तो ये बात आई है। दूसरी बात मैं कहूँ, महाराष्ट्री अच्छा से जानते थे। ठीक है ना मेरे भाई, आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नानू का टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट द चेक ऑफ डैश, आखिरकार नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और कितने रुपए को नोट चढ़ा दिए, तो आपको पता है ना, उन्होंने 1000 रुपये के उस पर क्या कर दिया, उससे चेक बुक को भर दिए। रतिराम वॉज डैश सन, वो किसका सन था जी, सोहन रतिराम, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बस करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, अब कह रहा है डैश ह्यूमरस स्टोरी, तो आपको पता है कि पिंच ऑफ स्नॉप एक चैप्टर है जिसके राइटर कोई और नहीं मनोहर मालगोंकर है, इस बात को याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना दोस्त, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड, आखिरकार वो अपना पगड़ी जो पहने होते हैं वो किस कलर का होता है, क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है ऑरेंज की बात आ रही है। ठीक है ना, सॉरी पगड़ी यानी टाई की बात कर रहे थे, टर्बन जो थी उसके राउंड में थी। ठीक ना, दो कलर की बात चर्चा कर रहा है। मनोहर मालगोंकर वाज डैश, आखिरकार मनोहर मालगोंकर जो थे क्या थे, डैश ऑफ प्रिवेंशन, यानी वह एक सेक्रेटरी थे, अंडर सेक्रेटरी के अंदर वो काम करने वाले थे, ठीक करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। जॉन डॉन फील्स डैट, आखिर जॉन डॉन जो है आप पढ़े होंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर हैं, याद रखना है इनको। कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे, जिसके कारण इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जाना पड़ा। किससे जी, ऑक्सफोर्ड से जाना पड़ा छोड़ के, क्योंकि वह किस धर्म से बिलोंग करते थे, कैथोलिक। ठीक है ना, बात याद रखना होगा। इन्हें मेटा फिजिकल पोइट कहा जाता है, कौन सा पोइट कहा जाता है, मेटा फिजिकल पोइट कहा जाता है, याद रहेगी बातें, तो हम लोग को अच्छा से याद रखना पड़ेगा। इन्हें क्या कहा जाता है, मेटा फिजिकल पोइट कहा जाता है। तो आखिरकार कह रहे हैं कि आखिरकार कौन ऐसा चीज़ है, वो क्या है जो बहुत ही क्या कर रहा है, वह होपलेस है। होपलेस का मतलब होता है क्या, होपलेस का अर्थ हुआ ये निराशजनक, तो आदमी की चर्चा हो रही है और किसी की नहीं। केकेएन दारूवाला बिलोंग टू डैश रीजन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं जी,
वह बिलोंग करते हैं, जुरिस्डिक्शन से बिलोंग करते हैं। इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट 3 की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका सेट 3 है। याद रखना है, नानू का हैज़ मीट अ मिनिस्टर डैश। तो आखिरकार मिनिस्टर से मिलने के लिए वो कहाँ गए थे, तो नॉर्थ ब्लॉक। याद रखना है, मैंने कई बार क्वेश्चन करवाया है। नानू का गिव द डैश और 2 रुपीज़ नोट एज ए रिवार्ड। आखिरकार नानू काका ने 2 रुपये का नोट किसको इनाम के तौर पे दिया था, तो आपको पता है कि किसके दिए, तो वह धोबी को दिए थे इनाम के तौर पे, ठीक है ना। आगे की बात मैं करूँ, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय डैश। तो आपको पता है कि आई हैव ड्रीम के राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन को बेहतर तरीके से करके जाए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, ओके ना। चलो देखते हैं क्या खास बातें हैं। देखिए, कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, उन्होंने अपना भाषण कब देता है, यानी वाशिंगटन सिटी जो है डीसी, सॉरी, उन्होंने भाषण वहाँ कब दिया था, 28 अगस्त 1963 में दिया था, याद रखना है। आखिर मैं बात करूँ दोस्तों, तो नोबेल पीस जो प्राइज़ जो है उनको किस लिए कब मिल रहा होता है, तो आपको याद रखना है 1964 में। आखिरकार इनके बाल बच्चे, इनके पास कितने बाल बच्चे होते हैं, इनके कितने, तो 4 होते हैं, इस बात को भूलना नहीं है हमें, ठीक है ना। आगे की बात करें, बर्टराल्ड रसेल, आपको याद होगा आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड्स, विचारों ने मानव जाति की मदद की। इसके राइटर का जन्म कब होता है, इसके राइटर है बर्टराल्ड रसेल, इनका जन्म 72 में होता है, 1872 में मृत्यु हो जाती है 70 में, ठीक है ना। आखिरकार इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है ना। बातें याद रहेगी। कह रहा है वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट ड्यू टू, किसके कारण हम लोग तरह तरह की खुशियाँ मना सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो और कुछ नहीं, इंटेलिजेंसी होगी, ठीक है ना। बातें याद रहेगी। लोमो वाज डैश चुबो चौक, चुबो चौक से लोमो में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे का निर्भर होता है। और मैं आपको बता दूँ ये कैरेक्टर किस चैप्टर का है, तो मैरिज प्रपोजल का है। किस चैप्टर का है, मैरिज प्रपोजल का है, ठीक है ना। आपको याद रखना होगा मैरिज प्रपोजल का है, जिसका राइटर कोई और नहीं, एंटोन चोखो, कौन जी, चोखो, तो आपको याद रखना होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेकाविडीज कॉल्ड डैश, मेकाविडीज को क्या कहा जाता है, तो हिडन पाव कहा जाता है, इस बात को याद रखना होगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट चीज़ के लिए क्या चीज़, वह है आपका सेट 4 में आइडियाज़ डेट हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय गॉड। आखिर का ये चैप्टर जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो बी रसेल का मतलब बर्टराल्ड रसेल, इनका जन्म जो होता है, ठीक है ना, अभी हम लोग देखे थे, और 1970 में इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। आखिरकार बात किया जाए तो बर्टराल्ड रसेल फिलोसफर एंड डैश, वो क्या थे, फिलोसफर के साथ साथ और क्या थे, एक हिस्टोरियन थे, याद रखना होगा। उसके बाद बात करें शिंगा नोया का जन्म कब होता है, तो 1800 मिस कर सकते हो 83 में होता है, और ये एक जापानीज़ राइटर थे, कहाँ के थे, जापान के राइटर थे, ठीक है ना, याद रखना होगा। उसके बाद सिंगा का डाइट कब होता है, 1971 में मरते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर में बात करते हैं, डैश हैज रिटन ए स्टोरी द आर्टिस्ट, आखिर आर्टिस्ट क्या है, तो एक छोटा सा स्टोरी है, इस स्टोरी का राइटर कौन है, तो याद रखना है एस नोया, यानी सिंगा नोया, अभी हम लोग बात किए थे, ठीक है ना। आगे की बात करें, कुरियर डीलर, यानी कुरियर जो डीलर होता है कितना पैड करता है, उस गार्ड पर जो डिज़ाइन किया होता है ना उसको, तो 50 एन में वो खरीदता है, कौन जी, कुरियर डीलर खरीदता है, ठीक है, बात याद रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो सिंगा नोया कहाँ का राइटर थे, अभी मैंने चर्चा किया था, जापानीज राइटर थे। सेबी फादर, सेबी के पापा क्या करते थे, कारपेंटर का काम करते थे, बात क्लियर है। आपको याद था पोर्टर सोल्ड गार्ड सेबी डैश एन, उसने 50 एन में उसको सेलिंग की बात आ रही है। अगर बात करते हैं कुरियर डीलर ने क्या करता है, उस चीज़ को कितने रुपए में बेच देता है, तो बहुत ही आसान बातें हैं, वो उसको 600 एन में बेच देता है। किससे बेचता है, तो कोई कलेक्टर होता है, वेल्दी कलेक्टर होता है, उससे ये बेच देता है। बातें तो क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, अगर मैं बात करता हूँ तो बात ये रहेगी, सीधी सी सिंपल सी बात मैं करूँ, ठीक, सिंपल सी बात किया जाए तो आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर, सेट 5 है, कौन सा सेट है जी, सेट 5 है, हम लोग देखने जा रहे हैं।
तो कह रहा है बात ये जर्मनी गियर्स का जन्म कब होता है, तो 1939 में होता है। आगे की मैं बात करूँ तो जर्मनी गियर का कहाँ के राइटर थी, ऑस्ट्रेलियन राइटर थी, ठीक है ना, हमें याद रखना होगा, ठीक है। हाउ फ्री द प्रेस इज रिटन बाई डॉट, इस किसने लिखा है, तो ड्रोथी एल्सियर। कई बार आपको याद रख के जाना होगा, जितने भी पार्ट है उसके लेखक हैं आप याद करके जाओ, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इस बार करके आओगे, कोई शक नहीं है। 5 नंबर तो मिलान करने वाला आता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे की बात मैं करूँ, ड्रोथी एल्सियर के बारे में कुछ लाइनें जो हैं, बातें जो हैं क्लियर होने वाली है, तो उसे ध्यान दीजिएगा। तो इनकी जन्म हो गया, इनकी मृत्यु भी पता चली गई, और उन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई किया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया था, इस चीज़ को भूलना नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन रेसिक्रेट ड्यूरिंग, आखिरकार फ्रीडम को कब से रोक दिया गया था, वार की वजह से। एचिबिट्स का जन्म कब होता है, एचिबिट्स जो होते हैं, जो अर्थ जो चैप्टर है आप लोगों का, उसी का राइटर है, इस चीज़ को भूलना नहीं है, वो भी एक तरह का स्टोरी है। इनका जन्म 1905 में और मृत्यु इसमें हो जाती है, इस बात को याद रखना होगा, कोई डाउट नो। एचिबिट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज डैश ईयर, उन्होंने जब 21 साल का था ना, आई मीन थे लेखक, तभी उन्होंने अपना पहला नोवेल को क्या किया था, प्रस्तुत किया था, पब्लिश किया था, ठीक है ना। आगे की बात करें, डैश ह्यूमरस स्टोरी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही खास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पिक्चर ऑफ स्नॉब, इसका राइटर मोनाक मालूंकर, ठीक है ना। आगे की मैं बात करता हूँ सेट 6 की तरफ से, सेट 6 क्या कहना चाहता है, ध्यान रखना होगा सभी किसी को, क्या खास बातें हैं इसमें, ठीक है। बहुत मैं फास्ट चल रहा हूँ, एग्जाम का टाइम है, आपके पास समय भी कम होगा, और अल्प समय निकाल कर इसकी रिवीजन कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, और ये वीडियो को स्किप करके ना देखें, ठीक है ना दोस्तों। बात ये है, एट द फर्स्ट बेंजी की, आखिरकार फर्स्ट टाइम बेंजी ने कितने मुर्गियों को रखा था। बेंजी जो है और द अर्थ चैप्टर का वह एक कैरेक्टर है, बहुत ही खास कैरेक्टर है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। 10 और दर्जनी 10-12 मुर्गियाँ उसने ऐसे पाला था फर्स्ट टाइम में। वैन ही लेफ्ट स्कूल और ही हैड हैंड्स, आखिरकार उसने किस उम्र की अवस्था में उसने स्कूल छोड़ दिया, तो 14 साल की अवस्था में उसने स्कूल छोड़ दिया था। अगर बात करते हैं अर्थ के राइटर कौन है, कोई और नहीं, एचिबिट्स है। अगर मैं बात करता हूँ डेस्ट सजेस्ट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैन, किसने सलाह दिया था कि उसको कुछ काम धंधे करना चाहिए, मुर्गी पालन में इन्वॉल्व करना चाहिए, तो और कोई नहीं, डॉक्टर थे। और बातें क्लियर है। पॉल एसबर्ग का जन्म कब होता है दोस्तों, याद रखना होगा, इनका जन्म कहाँ होता है, अमेरिकन ये होती है, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही है यहाँ तक सभी किसी को। बच्चे पार्टी थोड़ा सा लाइक करो यार, शेयर करो, इतना तो काम तुम लोग कर ही सकते हो, क्योंकि आपके लिए मेहनत खास तौर पे की जा रही है, ठीक है ना। एक और बात मैं बता दूँ कि सारे पेपर के एनालाइज कहा जाए तो इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। जो आप इंग्लिश के एग्ज़ाम दे कर आओगे तो उसका आंसर शीट आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तैयार रहिएगा बेहतर के लिए, ठीक है ना मेरे भाई। थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सारे ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सारे लोग वीडियो को देखें, वॉच करें, एंजॉय करें, ठीक है ना। पॉल एसबर्ग टॉट, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से करती है जी, चाइनीज यूनिवर्सिटी से करती है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉल एसबर्ग नोबेल प्राइज़ कब मिलता है, 38 में मिलता है, याद रखना होगा। द बुक कॉम माई बिलव्ड एंड डैश बैकग्राउंड, वो किसके बैकग्राउंड पर, तो इंडिया ग्राउंड के बैकग्राउंड के बेसिस हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इंडिया थ्रू ट्रेवल से, इसका राइटर कोई और नहीं, पॉल एसबर्ग है। सेट 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या खास बातें हैं, थोड़ा सा फोकस करने वाली बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। एंटोन चेखव आ गया, मैरिज प्रपोज का राइटर, कोई और नहीं है, आप जानते हो मैरिज प्रपोज का राइटर यही है, और इनका जन्म इसमें होता है, मृत्यु 1904 में होती है। ये रशियन है, कहाँ का राइटर है जी, रशियन है। 3-4 बातें आप लोग को याद रखना है जो एग्जाम के लिए बहुत ही खासम खास है। द नेम ऑफ लोबो डॉग, लोबे का डॉग का नाम क्या होता है, गेस। और लोमो जो होता है किसका नेबर्स होता है, चुबोचो का। अभी फिलहाल हम लोग पीछे देखे थे ये बातें, ठीक है। अगर मैं बातें करता हूँ, हु वाज द कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट आई डू नॉट आई लव, अभी हम लोग बात किए थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, प्रेयसी में तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, इसका राइटर कोई और नहीं, जॉन डॉन है। जॉन डॉन वाज द पॉइनर ऑफ डैश, वह कैसे राइटर के रूप में प्रसिद्ध है, तो मेटाफिजिकल राइटर के रूप में फेमस है। आई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई डैश पोएम, तो कैसा है, लिरिकल पोएम है, एक गीत की तरह है, संगीत की तरह है, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव की मैं बात करता हूँ, स्वीटेस्ट लव क्या कहना चाहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्टेड टू डैश, आखिरकार ये जो है किसके संबोधन में है, तो जॉन्स वाइफ यानी जॉन्स की
पत्नी के लिए है, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कोई डैश, तो वह एक लव पोएम भी है, हमें याद रखना होगा। बहुत ही खास बातें हैं एग्जाम के लिए, खासम खास है। वाज कंपोज्ड पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आखिरकार सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है, तो कोई और नहीं वाल्टर विटमैन है। आगे की बात मैं करता हूँ। वाल्टर विटमैन डैश पोएट, तो अमेरिकन पोएट थे, जन्म आपको याद है, ठीक है ना। तो बातें हम करेंगे, कुछ और भी करेंगे आज। पार्टी क्या बात है भाई, एग्ज़ाम की तैयारी करो, पार्टी तो होगी ही। इनके डेथ देख रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश पोएम, तो याद रखिए, सॉरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन कुछ खास बात। तो बात ये है सीधी सी भाषा में, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिरिकल हैं। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द लिप्स आर फायरिंग फास्ट किसने कंपोज किया था, डब्ल्यू.एच. ऑडेन ने किया था। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, ऑडेन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 48 में मिला था। नाउ द लिप्स आर फायरिंग फास्ट इज डैश, तो मैंने बताया था बहुत ही कटाक्ष तरह का ये कविता है जो हमारे जीवन को जोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं इन द सेकेंड लाइन द पोएम लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस फ्लावर, आखिर का नर्सेस फ्लावर किसके लिए किया गया है, तो वह ट्री के लिए गया है। नर्स के छोटे छोटे पेड़ पौधे को नर्सेस बोला गया है, बड़े ट्री को ट्री बोला गया है। तो आगे बात करें वाज कंपोज ओडी टू ऑटम, ओडी टू ऑटम का राइटर कौन है, जॉन कीट्स, जिन्हें रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, याद रखना होगा, ठीक है ना। ओडी टू ऑटम जो कब लिखा गया था, तो सितंबर में लिखा गया था, 1819 में लिखा गया था। बातें क्लियर हो रही है सबकी, लाइक करें सब लोग, ठीक है ना। जॉन कीट्स व डैश पोएट, तो इन्हें रोमांटिक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। बातें याद रहेगी, एग्जाम में पूरी वीडियो देख कर जाएँ। इस स्टेंजा ऑफ ओडी टू ऑटम कॉन्सिस्ट, आखिरकार इस स्टेंजा में कितने सब लाइन इस लाइन को यूज़ किया गया है, तो याद रखिएगा 11 लाइन्स में इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है ना। आगे मैं देखता हूँ कुछ बातें, चलो कुछ बातें हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। कह रहा है हुआ कंपोज द पोएम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ का राइटर कौन है, वाल्टर डी ला मेयर, ठीक है ना, याद रखनी होगी। वाल्टर डी में जो है आखिर क्या करते हैं, किस चीज़ को इनकी स्टेज है, तो ओल्ड थीम में इनको बड़ा इंटरेस्ट है, पुराने बातों को बेसिस लिखते हैं अच्छा से। एपिटाफ के बारे में किस लेडी के बारे में चर्चा की है, तो एक ब्यूटीफुल लेडी होती है, उस चीज़ के चर्चा किया गया है। एपिटाफ जो है क्रिम्बल जो शब्द है, तो वह कविता में किस रूप में यूज़ किया गया है, तो याद रखना है डाइकेशंस में यूज़ किया गया है, ठीक है ना। अब बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है, मेरे पास भी कम है, ताकि आप लोग कम समय में इसको देख कर जाएँ। डैश इज कंपोज सोल्जर, सोल्जर कंपोज कितने हैं, रॉबर्ट ब्रूक ने किया था। सोल्जर क्या है, तो वार पोएम है, कैसे पोएम है, वार पोएम है, और सोनेट भी है, याद रखना है क्या है, सोनेट है। सोनेट में कितने लाइन होते हैं, 14 लाइन होते हैं। 8 लाइन को ऑक्टेट बोलते हैं और 6 लाइन को सेक्सटेट बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखना होगा। आखिरकार इनका जन्म होता है 1887 में, मृत्यु हो जाती है 1915 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम, ठीक है ना, इस बात को याद रखना होगा। सेट 10 में चलते हैं। सोल्जर कैसा पोएम है, तो सोनेट है। सोल्जर में आखिरकार किसके बारे में चर्चा की गई, तो इंग्लैंड की भूमि के बारे में चर्चा की गई। और है हु वाज कंपोज द पोएम में कैविटी द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट का राइटर कौन है, तो टी.एस. लॉट होगा, हम लोग भूलना नहीं है। टी.एस. लॉट अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर क्षेत्र, उनको मिला था 1948 में मिला था, ठीक है ना। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट डैश पोएम, आखिरकार ये पोएम कैसा, तो ह्यूमरस एक तरह का, ठीक है ना। उसके बाद बताते हैं अकॉर्डिंग टू टी.एस. लॉट मैकेविटी इज अ डैश, यानी क्या होती है, तो वो नेपोलियन होता है, क्राइम करने के क्षेत्र में नेपोलियन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये चर्चा कर लिया गया है, ठीक है ना। हु वाज द कंपोज द पोएम फायर एम, फायर एम का राइटर कौन है, तो भूलना नहीं है के.एन. दारूवाला है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं के.एन. दारूवाला साहित्य अकेडमी अवार्ड है, उनको कब अवार्ड मिलता है, 1984 में ही मिलता है, याद रखना होगा। आगे की बात करते हैं कि द टर्म ऑफ जोरोस्ट्रियन द फायर हिम स्टैंड, आखिरकार जोरोस्ट्रियन शब्द किसके लिए की बात किया गया, तो पारसी के लिए बात किया गया, बात क्लियर हो रही है। हु वाज द थिंकर इन द पोएम स्नेक, आखिरकार स्नेक में थिंकर कौन होता है, तो और कोई नहीं, सॉरी थिंकर नहीं बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे, तो स्पीकर कौन है, डी.एच. लॉरेंस है, ठीक है ना, इसके राइटर वही हैं। अब बात करते हैं द स्नेक कैम टू पोएट्स वाटर थ्रो ऑन डैश डे, वो गर्मी का समय होता है और लेखक को प्यास लगती है और उस नाद के पास पानी पीने के लिए वह सांप आता है, तो गर्मी का समय होता है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड, आखिरकार ग्रैंड मदर जो हाउस है कब पब्लिश किया गया था, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बात आप लोग समझ रहे हैं, 1965 की बात आ रही है, ठीक है। ग्रैंड मदर जो है कैसे लेडिकल भी है, ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश कब हुआ था, समर इन कोलकाता से ही बातें हुई है। और उसके बाद कह रहा है कमला दास का जन्म कब होता है, तो 34 में होता है, ठीक है ना। कमला दास कौन है, तो इसके राइटर है, केरला की बात आ रही है, इंडिया की रहने वाली राइटर है। सिंगन बॉर्न कब होता है, तो ये बातें पता है। इनकी मृत्यु कब होती है, ये बात आपको पता है, पिछले बार में हम लोग देखे थे।
ये सारा क्वेश्चन आप लोग आसानी से पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कोई संदेह करने वाली बातें नहीं है, ठीक है। ये बताइए आपको वीडियो कैसे लगी मेरे भाई। सब कुछ देख कर जाना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही खास है। सब कुछ देख कर जाओ, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा करो, कम से कम बेहतर मार्क्स करो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, दिल से दुआ है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके बाय, सी यू।